बैक टू माय चैनल। आज हम 2023 का जो लेवल 3 पीजीटी बायोलॉजी का एचटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें हम बात करने वाले हैं पेडागोजी सेक्शन की। तो हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच टाइप ऑफ एजुकेशन जस्ट अ मिनट। Okay. Which type of education would be appropriate for socially deprived children? जो socially deprived हैं उनके लिए किस तरह की एजुकेशन यहाँ पे सही रहेगी? इनफॉर्मल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन या रिलीजियस एजुकेशन? देखो, या तो सोशली डिप्राइव्ड हो या कोई हैंडीकैप्ड बच्चा हो, है ना, मतलब फिजिकली इम्पेयर्ड हो या मतलब उसको कुछ भी इशू है, तो वो सारे बच्चों को हम इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं स्कूल्स में, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस में, उन्हीं क्लासरूम्स में हमें उनको इंक्लूड करना होता है ताकि वो लेफ्ट आउट ना फील करें, है ना, सबको इक्वल रिसोर्स मिले। हमारा राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है वो भी यहाँ पे हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सोचें तो हमारे सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है जो हम ना अपने पेरेंट्स से या अपने पीयर ग्रुप से ऐसे ही जो बच्चे सीख जाते हैं, जैसे बच्चा घूम रहा है, कहीं टूर पे गया हुआ है, वहाँ पे उसने कुछ चीज़ें नोट की और उसने सीखा, वो इनफॉर्मल एजुकेशन का एक एग्जांपल है। स्पेशल एजुकेशन जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए या कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जिनको होती हैं, जैसे किसी को डिसकैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया है ना, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। रिलीजियस एजुकेशन, जैसे हम यहाँ पे बात करें कि कोई पर्टिकुलरली मुस्लिम धर्म की एजुकेशन दे रहा है या हिंदू धर्म की दे रहा है या क्रिश्चियन की दे रहा है, वो रिलीजियस एजुकेशन होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एडोलसेंस अंडर इरेक्शन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी? मैंने जो पिछला पेपर डिस्कस किया था उसमें मैंने बहुत डिटेल में साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में भी बात की थी। इरेक्शन ने और फ्रूड ने दोनों ही साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, तो इन्होंने बोला कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इरेक्शन थ्योरी सही है। ईगो आइडेंटिटी इज ए पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट, करेक्ट पूछा है, तो ये बिल्कुल सही है। ईगो आइडेंटिटी एक पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट है क्योंकि इरेक्शन के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी क्राइसिस आता है एडोलसेंस के टाइम पे वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल का ही आता है। किसका आता है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन बच्चे को आता है कि मेरी क्या आइडेंटिटी है ना, मैं कौन हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ या मैं बच्चा हूँ, ठीक है, और फिर मेरा क्या रोल है, मेरे क्या बिलीफ है, उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा इस चीज़ को, अपनी आइडेंटिटी को समझ जाए, अपने रोल को समझ जाए, अच्छे से समझ रहा है, तो उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस डेवलप होगी अपने आप की भी, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी की भी। इसी को क्या बोला गया है? ईगो आइडेंटिटी बोला गया है, जिसको एक पॉजिटिव और हेल्दी आउटकम माना जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बाकी ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट है। ईगो आइडेंटिटी इज ए नेगेटिव साइको सोशल एस्पेक्ट नहीं, ये गोल है इस स्टेज का कि भाई बच्चा क्या करे, अपने आप को समझ जाए, अपने आप को समझ जाएगा तो उसमें ईगो आइडेंटिटी हो जाएगी। ईगो आइडेंटिटी इज ए न्यूट्रल साइको सोशल एस्पेक्ट, न्यूट्रल बोला गया है, न्यूट्रल नहीं है, ये एक पॉजिटिव और पॉजिटिव है। अगर वो समझ रहा है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, अगर नहीं समझ रहा है तो नेगेटिव एस्पेक्ट है। इट इज़ नॉट जस्ट ए साइको सोशल एस्पेक्ट, ये सेंट्रल कंसेप्ट है इरेक्शन की साइको सोशल स्टेज में, तो ये तो है ये एस्पेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सीन इन क्रिएटिव चाइल्ड? क्रिएटिव चाइल्ड में कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं देखने को मिलेगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव बच्चों की डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जिसकी वजह से वो बहुत यूनिक आइडियाज़ लेके आते हैं और प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सोल्व कर पाते हैं। एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी, हाई लेवल की क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हाई इमेजिनेशन भी होगा क्योंकि वो हाई लेवल की इमेजिनेशन शो करते हैं। कन्वेंशनल थिंकिंग का मतलब होता है कि जो भी हमने सिखाया है, मान लो कोई फॉर्मूला सिखा दिया हमने मैथ्स में और उसी को फॉलो करके प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है बच्चा, अदरवाइज नहीं कर सकता, वो कन्वेंशनल थॉट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक क्रिएटिव चाइल्ड का एग्जाम्पल तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन? कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स का, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका पॉजिटिव जो है इफेक्ट नहीं होता सोशलाइजेशन के प्रोसेस के ऊपर? सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर, ऐसा बोला, डज नॉट पॉजिटिव, सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स, प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स
मतलब कि जब बच्चा सोशल रोल जैसे स्टूडेंट का रोल, फ्रेंड का रोल, सिटीजन का रोल अगर वो उसको परफॉर्म करेगा तो ये भी सही है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, अगर सोशल एटीट्यूड को वो डेवलप कर रहा है तो जो सोशल वैल्यूज़ हैं उनके साथ अलाइन करके डेवलप कर रहा है तो ये भी सही है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्रीजुडिसेस को डेवलप करना हमारा कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है सोशलाइजेशन के ऊपर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेगेटिव एटीट्यूड्स होते हैं और नेगेटिव बिलीव्स होते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, जिसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है सोशलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है वाइगोत्सी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। वाइगोत्सी का जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली नो, व्हाट द चाइल्ड कैन डू कांट डू इंडिपेंडेंटली नो, व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, what the child can do can't do even under the guidance, no, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। जो बच्चा सीख सकता है एक मोर नॉलेजेबल वन की गाइडेंस में, वही क्या है? वाइगोत्सी का जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। क्वेश्चन है इफ ए लर्नर डज नॉट अचीव्ड द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, कोई भी लर्नर है अगर उसने एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को अचीव नहीं किया, व्हाट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज डन टू फाइंड आउट द रीजन, किस तरह की टेस्टिंग हम करेंगे रीज़न ढूंढने के लिए कि भाई क्यों नहीं बच्चा परफॉर्म कर पा रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे की जाती है, ये देखने के लिए कि बच्चे यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं। जैसे मान लो मैं कोई लेक्चर पढ़ा रही हूँ और लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते मैं बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ बीच बीच में, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक टाइप है जिसमें मैं बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करूंगी या फिर अपनी टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी ताकि बच्चों की लर्निंग बेटर हो पाए। डायग्नोस्टिक लर्निंग यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि डायग्नोस्टिक लर्निंग में क्या होता है कि ये एक लर्नर के स्पेसिफिक एरिया के लिए बनाया जाता है, डायग्नोज करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम रेमेडियल टीचिंग प्लान कर सकें, है ना, कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है उसको अपने गोल को अचीव करने में। रेमेडियल टीचिंग हमारी डायग्नोस्टिक परफॉर्मेंस के बाद रेमेडियल टीचिंग आती है, तो ये असेसमेंट का तो टाइप नहीं है। सबमिटिव असेसमेंट एग्जामिनेशंस जो हम सेमेस्टर के बाद करते हैं या फिर भाई हम ईयर के एंड पे करते हैं, वो सारी क्या है? यूनिट या कोर्स के एंड पे जो करते हैं वो सबमिटिव असेसमेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या है? डायग्नोस्टिक, यहाँ पे परफॉर्मेंस या डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड टू द डिसेबल्ड, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि हम जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो वो सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों के बारे में नहीं है, बट इट ऑल्सो मीन नो एक्सक्लूजन ऑफ एनी चाइल्ड। बट इसका मतलब ये है कि हम किसी भी बच्चे को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, एजुकेशन से या नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन देने से। जैसे हम सोशली डिप्राइव्ड बच्चों की भी बात करें, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड बच्चों की भी बात करें या डिसेबल्ड बच्चों की बात करें, तो सबके लिए है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बोला गया है। दिस मीनिंग ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशन हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय, ये जो मीनिंग है ये किसने क्लैरिफाइड किया था? NCF 2005 ने, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने, या यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो किसने किया है? यूनेस्को ने किया है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच टाइप ऑफ चेंजेस ऑक्योर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किस तरह के चेंजेस आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में? चेंज इन बॉडी साइज, यस बॉडी का साइज चेंज होता है, एब्सोल्यूटली बॉडी का साइज चेंज होता है। चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन भी चेंज होता है, बच्चा ब्रॉड होता है उसकी बोन्स की डेंसिटी बढ़ती है ना, उसकी हाइट बढ़ती है, उस पर फैट भी गेन होता है। डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स, नो डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स तो नहीं होता, बट यस कुछ फीचर्स डिसअपीयर होते हैं। अब हम इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेबी टिथ की बात करें, अगर हम मिल्क टिथ की बात करें तो वो तो हमारे क्या होते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं। और जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं बच्चे की, जैसे सकिंग करना, अपने हाथों को खाना, है ना, ये सब जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स, यस न्यू फीचर्स डेवलप होते हैं, जैसे परमानेंट टिथ हो गया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, वॉकिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गया, नए फीचर्स भी डेवलप होते हैं। तो सारे ही ऑप्शन ठीक है, ABCD विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो एक्सप्लेन नहीं करती पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन लर्निंग, पॉजिटिव इम्पैक्ट को किसके ऊपर
मोटिवेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट लर्निंग पे नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा है। इनमें से कौन से ऑप्शन के थ्रू? फर्स्ट ऑप्शन है मोटिवेशन इम्पेयर्स लर्निंग बिहेवियर। जो मोटिवेशन है वो इम्पेयर करता है लर्निंग बिहेवियर को। इसका मतलब तो ये स्टेटमेंट तो ये बता रही है कि भाई जो मोटिवेशन है वो वीक कर देता है लर्निंग को, या लर्निंग नहीं होने देता। ये तो नेगेटिव फैक्ट की बात करा, जो कि सही नहीं है ना, जो सही नहीं है। तो इसने बोला डज नॉट एक्सप्लेन द पॉजिटिव, ये भी एक्सप्लेन नहीं करा। और ऑप्शन देखते हैं, मोटिवेशन प्रोवाइड डेफिनेट डायरेक्शन टू लर्निंग बिहेवियर, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों को फोकस करने में हेल्प करता है मोटिवेशन एक स्पेसिफिक गोल की तरफ। मान लो मेरा फैमिली मान लो इकोनॉमिकली वीक है, तो मैं क्या कोशिश करूँगी, मैं मोटिवेट हो जाऊँगी, मैं चीज़ें अच्छे से सीखूंगी, मैं जॉब लेने की कोशिश करूँगी। तो वो मोटिवेशन क्या कर रहा है, मेरे को एक डेफिनेट डायरेक्शन में पुश कर रहा है। मोटिवेशन एनर्जाइज लर्निंग बिहेवियर। मोटिवेशन क्या करता है, एक लर्नर के इंथुजियाज्म को, इफ़र्ट को, और उसको बनाए रखता है, उस लर्निंग प्रोसेस में बनाए रखता है, उसकी परसिस्टेंस, उसकी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखता है। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये भी पॉजिटिव एटीट्यूड है। मोटिवेशन मेक्स लर्निंग बिहेवियर सिलेक्टिव। क्या सिलेक्टिव कर देता है? यस, सिलेक्टिव कर देता है। डिपेंड करता है किस तरह का मोटिवेशन है। मान लो मेरे को बहुत भूख लगी है, तो मेरा जो बॉडी है वो मेरे को जो मेरा हाइपोथैलेमस है वो मेरे को सिग्नल देगा कि जा खाना बना। तो डैट इज़ अ मोटिवेशन कि मैं एक सिलेक्टिव बिहेवियर, कुकिंग मेरा जो सिलेक्टिव बिहेवियर है और कोई नहीं है घर पे कुक करने वाला, तो मैं क्या करूँगी, मेरा हाइपोथैलेमस मेरे को सिग्नल देगा जा कुक कर, है ना। तो वो क्या है, एक सर्टेन पर्टिकुलर बिहेवियर है, एक सेलेक्टिव बिहेवियर है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। तो इसमें नॉन नेगेटिव क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैच द स्टेजेस ऑफ मोरलिटी विद देयर लेवल अंडर द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में, और 6 उनकी स्टेजेस दी है। तो इसमें दे रखा है स्टेजेस ऑफ मोरलिटी एंड लेवल ऑफ मोरलिटी, कि इनमें से कौन सी स्टेज कौन सी हमारी लेवल में आएगी। तो फर्स्ट क्या है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, तो इस देखो गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। दूसरा क्या है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यहाँ पे लेवल 1 है, 2 है और 3 है। लेवल 1 में क्या आता है, लेवल 1 में आता है ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन आता है हमारा, और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज आता है। तो बी का क्या होगा, फर्स्ट हो गया। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज आता है हमारा, और ओबीडेंस एंड पनिशमेंट हमारा लेवल 1 में आता है। लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में क्या आता है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस आते हैं, और मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स किसके अंदर आते हैं, हमारे लेवल 3 के अंदर आते हैं, और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स भी हमारे लेवल 3 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बी का हमारा फर्स्ट है, और बी का फर्स्ट है, ए का हमारा सेकंड है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द लर्नर लर्न्स ए टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डिजायर और पर्पस देन इट इज कॉल्ड। जब लर्नर सीखते हैं, किसी भी टास्क को ऑटोमेटिकली सीखते हैं, बिना किसी डिजायर के सीखते हैं और बिना किसी पर्पस के सीखते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, देखो इसको मास्टर लर्निंग बोला जाता है। मास्टर लर्निंग का मतलब क्या होता है, जब हम लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन एक ही सेक्शन में दे देते हैं, है ना, बिना ब्रेक के, तो वो क्या होती है हमारी, वो होती है मास टू लर्निंग। होल लर्निंग का मतलब क्या है, जिसमें लर्निंग ऐसा टास्क होता है जिसको हम पूरा सिखाते हैं, है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ना बांट के उस पूरी चीज़ को एक ही बार में सिखा देना। कोई पूरा चैप्टर है या पूरी कोई प्रोसेस है, उसको एक बार में सिखा देना। पार्ट लर्निंग होता है जब छोटे छोटे पार्ट में, टास्क में हम डिवाइड करके लर्निंग को सिखाते हैं। इंसिडेंटल लर्निंग क्या होती है, मैं कहीं पे जा रही हूँ, कुछ चीज़ें मैंने ऐसे ही पिक कर ली। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारी नेबरहुड में एक लेडी आई थी, है ना, कुछ दिन पहले एक लेडी रहने आई थी। वो ना अनएजुकेटेड थी, शी वॉज अनएजुकेटेड, बट ना उसने क्या काम किया था, उसने काम कर रखा था, वो ना जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं या एक डिसेबल्ड आदमी था, उसकी टेकिंग केयर के लिए उसको रखा था बहुत सालों के लिए उसकी फैमिली ने। ठीक है, तो वो बहुत ही हाई प्रोफाइल के लोग थे, जिसकी वजह से उस लेडी ने इंग्लिश पिक कर ली। उसको ना इंग्लिश में लिखना आता था, ना उसने कुछ पढ़ा था, कभी वो स्कूल नहीं गई, बट शी वॉज वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश।
तो वो क्या थी, एक इंसिडेंटल लर्निंग थी, उसने लैंग्वेज को ऐसे ही पिक कर लिया था। तो जब लर्नर्स किसी टास्क को ऑटोमेटिकली सीख जाता है बिना डिज़ायर के और पर्पस के, तो उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंटल लर्निंग बोला जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू रिगार्डिंग बायोलॉजिकल मोटिव। बायोलॉजिकल मोटिव के केस में अगर हम देखें तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। दे आर यूनिवर्सल। क्या बायोलॉजिकल मोटिव्स जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं? यस, यूनिवर्सल होते हैं। जैसे हमारा जो हंगर हो गया, जैसे हमारा थर्स्ट हो गया, जैसे हमारी स्लीप होगी, ये कॉमन है और ये सभी स्पीसीज के मेंबर्स में देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल है। दे आर इनबोर्न। इनबोर्न होते हैं, इनबोर्न मतलब इन्नेट होते हैं, इन्हीं के साथ हम पैदा होते हैं, सीखा नहीं जाता। जैसे छोटा बच्चा पैदा होते ही वो पोटी करता है ना, पैदा होते ही वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, पैदा होते ही वो क्या, उसको भूख लगती है। तो दीज आर इनबोर्न, वो सोता है। दे आर एसेंशियल फॉर टू सर्वाइवल। यस, ये हमारी असेंशियल होते हैं हमारी सर्वाइवल के लिए। अगर हम किसी की नींद पूरी नहीं होगी तो उसको हेलुसिनेशन होने लग जाएगा और फिर वो पागल हो जाएगा वो बंदा, है ना। तो दीज आर essential to survival. They are not related with homeostasis in the individuals. तो यहाँ पे बोला गया है ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? होम्योस्टेटिस का मतलब बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमें पता है कि सब बच्चों को पता है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से है चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि कांस्टेंट है ना, जो कि कांस्टेंट है, इसीलिए हमें एंडोथर्म बोला जाता है ना। और हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, होमोस्टेसिस, कि हम अपने टेम्परेचर को, अपने बॉडी के अंदर पीएच बैलेंस को, जैसे हम बोलते हैं 7.4 के अप्रोक्स हमारा पीएच होता है ब्लड का, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट को मेंटेन करने के लिए हम बहुत सारी एनर्जी यूज़ करते हैं, तो ये हेमोस्टेटिस है। पर इसने बोला दे आर नॉट रिलेटेड, तो बायोलॉजिकल मोटिव्स नहीं रिलेटेड होते होमोस्टेसिस से। नो, दे आर रिलेटेड, हमारे बायोलॉजिकल मोटिव्स रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट और यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन आर द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन। CCE की बात की गई है, CCE की बात की गई है कि कौन सा इनमें से एग्जामिनेशन बेस है, किसका, कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन का। देखो, कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन जो हमारी NEP 2020 भी बात करती है, जिसके बारे में वो बात करती है कि हमें पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक करना है बच्चे की, ठीक है, चाहे उसमें क्यूरिकुलर एक्टिविटी हो, चाहे हमारी नॉन क्यूरिकुलर एक्टिविटी हो, स्कॉलस्टिक एक्टिविटी हो। स्कॉलस्टिक का मतलब क्या होता है, एकेडमिक सब्जेक्ट, कि उसने अपने सब्जेक्ट्स में कैसा परफॉर्म किया है, और कोस्कैलिस्टिक का मतलब होता है उसका बिहेवियर कैसा, उसका स्किल कैसा और प्रैक्टिकली वो कैसा है, ठीक है। या उसने मतलब जैसे उसने नाटक में भाग लिया या किसी खेल में भाग लिया है या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वो स्कॉलस्टिक एक्टिविटी हो गई। तो हम कॉन्टिन्यूस कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन में स्कॉलस्टिक और कोस्कोलेस्टिक दोनों ही एरिया में बच्चे को इवोल्वेट करते हैं। तो इसमें रिटन एग्जाम भी आएंगे, इसमें ओरल एग्जाम भी आएंगे, इसमें बिहेवियर भी आएगा, इसमें प्रैक्टिकल भी आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, हैंड्स ऑन स्किल, जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं बच्चे या कोई गेम में खेल के दिखा रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है कोई। बिहेवियर में आ गया, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसके सोशल स्किल्स कैसे हैं बच्चे के, है ना। वो सोशल स्किल्स का कैसे पता चलेगा, जब वो टीम वर्क करेगा, जब वो ग्रुप में कोलैबोरेटिव लर्निंग करेगा। ओरल में जैसे वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, वो एकदम से याद कर पाता है चीज़ें या नहीं कर पाता है, रिकॉल कर पाता है या नहीं कर पाता है। रिटन में हम उसकी नॉलेज और राइटिंग स्किल्स को चेक करते हैं। तो ये सारे ही हमारे किस में आते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन में आते हैं। तो A, B and C and D इज द करेक्ट आंसर, मीन्स 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के केस में कौन सा सही नहीं है इनमें से, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, Alexander's pass along टेस्ट इज ए परफॉर्मेंस टेस्ट। अलेक्जेंडर ने जो पास अलोंग टेस्ट दिया है वो एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, ये बिल्कुल सही है। जो पास अलोंग टेस्ट है वो एक नॉन वर्बल टेस्ट है, वो क्या है कि नॉन वर्बल टेस्ट है, ठीक है, जिसमें हम ब्लॉक्स को मैनिपुलेट करके अपने डिज़ाइन से मैच करने के लिए ब्लॉक्स को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो ये क्या है, एक अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट है जो एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, बिल्कुल सही है, नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट है। वर्बल टेस्ट कैन बी आइदर इंडिविजुअल और ग्रुप,
वर्बल टेस्ट जो है वो या तो इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर ग्रुप में हो सकते हैं, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। बहुत सारे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जो इंडिविजुअल भी एडमिनिस्टर कर सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। इलिटरेट पीपल कैन नॉट डू परफॉर्मेंस टेस्ट, ये इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस टेस्ट अनपढ़ बच्चे नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि उनके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट, हम ऐसा परफॉर्मेंस टेस्ट बना देंगे जो वर्बल होगा या फिर जो ओरली लिया जाएगा। इन नॉन वर्बल टेस्ट इंटेलिजेंस इज मेजर थ्रू पिक्चर एंड फिगर्स, पिक्चर्स और फिगर्स। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। जो नॉन वर्बल टेस्ट होता है उसमें मेजर की जाती है इंटेलिजेंस पिक्चर्स और फिगर्स के थ्रू, बिल्कुल सही है, क्योंकि बोल के कुछ नहीं होता। इसमें हम विजुअल्स पे और स्पेशल रीजनिंग पे ध्यान देते हैं, जैसे पिक्चर्स पे, डायग्राम्स पे, फिगर्स पे। तो ये भी ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट ठीक है, पर ये सही नहीं है। इलिटरेट पीपल के लिए भी हम नॉन वर्बल टेस्ट, सॉरी वर्बल टेस्ट लेके आ सकते हैं, जैसे ओरली कोई टेस्ट ले सकते हैं उनकी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट सही नहीं है, रिगार्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के एलिमेंट्स के केस में देखें तो कौन सा सही नहीं है, एंड देयर डायमेंशन अंडर द 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गुलफोर्ड। जो 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी है गुलफोर्ड की, इसमें डायमेंशंस दिए गए हैं और यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए गए हैं। तो ये पूछा गया है कि कौन सा इनमें से सही नहीं है, ठीक है। तो देखो, यूनिट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, यूनिट या प्रोडक्ट। गुलफोर्ड का जो स्ट्रक्चर है इंटेलिजेंस मॉडल का या इंटेलेक्ट मॉडल का, उसमें यूनिट इज ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट। यूनिट क्या होती है, एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे को दी गई, मैंने उसको प्रोसेस किया, ठीक है, उसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ठीक है। तो यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट मेरे को दी गई, यूनिट मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके मैं कोई प्रोडक्ट निकालूंगी, ठीक है। कोग्निशन, कोग्निशन मतलब ऑपरेशन। कोग्निशन का मतलब क्या है, कोग्निशन इज एन ऑपरेशन, मतलब एक मेंटल प्रोसेस है कोग्निशन, जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। अगर थिंकिंग इन्वॉल्व हो गई तो मैं थिंकिंग को ऑपरेट करूंगी, मतलब कहीं पे अप्लाई करके देखूंगी। तो कोग्निशन ऑपरेशन से सही मैच करता है। इवोल्यूएशन ऑपरेशन, इवोल्यूएशन इज ऑल्सो एन ऑपरेशन, क्योंकि मैंने इवोल्यूएट करके एक जजमेंट बनाई है, ऑपरेट की है अपनी प्रॉब्लम पे, अपनी जो पहले की नॉलेज है ना, अपनी प्रॉब्लम को इवोल्यूएट करके मैं जजमेंट बना रही हूँ, मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, है ना। तो ये क्या है, ऑपरेशन है, तो ये भी सही है। रिलेशन एंड कंटेंट, देखो रिलेशन इज ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है ना कि कंटेंट, है ना। मतलब एक आइटम्स के बीच में अगर मैं कनेक्शन बना रही हूँ तो वो एक रिजल्ट है ना, वो एक रिजल्ट है मेरी नॉलेज को प्रोसेस करने का, वो कंटेंट नहीं है, ठीक है। कंटेंट इंफॉर्मेशन को जब हम फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक बिहेवियर वे में क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो कंटेंट होता है। तो रिलेशन में क्या करते हैं, हम चीज़ों के बीच में सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस के बीच में रिलेशंस बनाते हैं, तो वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट होता है आउट ऑफ द नॉलेज, तो ये कंटेंट नहीं होता, तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की फीचर ऑफ ए चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच में कौन सा इनमें से की फीचर्स नहीं है। मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ये तो हमारा की फीचर है, ठीक है। सिंगल लर्निंग पाथवे, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, एसेसिबल लर्निंग सेटिंग्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ये तो सही है, पॉजिटिव है। सिंगल लर्निंग पाथवे, सिंगल लर्निंग पाथवे ट्रेडिशनल वे जो होता है हमारा लर्निंग का, उसको फॉलो करता है और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को फॉलो करता है, ठीक है। पर हम बात कर रहे हैं किसकी, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच की, जिसमें मल्टीपल इंडिविजुअल पाथवेज होते हैं, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। बट कॉन्टिन्यूस असेसमेंट का मतलब भी सही है, हम बार बार फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे, ये भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। एसेसिबल लर्निंग सेटिंग्स, इसमें हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो वेलकमिंग इन्वायरमेंट होता है और जिसको बच्चे अलग अलग जो बच्चे हैं, डाइवर्स जो स्टूडेंट है, वो अडेप्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो ये भी सही है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बंदूरा, बंदूरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दी है ना, मतलब जिसने बोबोडो डोल एक्सपेरिमेंट किया था। तो अकॉर्डिंग टू बंदूरा विच इज़ नॉट द इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कौन सी इनमें से इंटर रिलेटेड प्रोसेस नहीं है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के एस्पेक्ट में।
अटेंशनल प्रोसेसेस, रिटेंशनल प्रोसेसेस, मोटिवेशनल प्रोसेसेस, कंजंक्शनल प्रोसेसेस। तो अटेंशनल प्रोसेसेस करेक्ट स्टेज है। एक बच्चा अगर अटेंशन देगा तो वो मॉडल का बिहेवियर सीख सकता है, तो ये तो सही है। रिटेंशन, अगर वो रिटेन करेगा, रिमेंबर करेगा ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर को, तो उसमें मेमोरी में से निकाल के चीज़ें, तो ये भी ठीक है। पहले अटेंशन देता है फिर रिटेंशन देता है। मोटिवेशन, ये भी करेक्ट स्टेज है, क्योंकि बच्चा मोटिवेट होना चाहिए उस बिहेवियर को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। कंजक्शनल बिहेवियर, ये ट्रू नहीं है बंदूरा की थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आना चाहिए था रिप्रोडक्शन, क्योंकि बंदूरा बात करते हैं अटेंशन की, रिटेंशन की, मोटिवेशन की और रिप्रोडक्शन की, वो कंजक्शनल प्रोसेस की बात नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बंदूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, what is it called when a person learns the same behavior by observing and repeating the behavior of others? इसको हम क्या बोलेंगे? जब एक पर्सन सीखता है सेम बिहेवियर को ऑब्जर्व करके और रिपीट करके दूसरों के बिहेवियर को। एडेप्टेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग या एफिकेसी, एक्सपेक्टेशन। इसको मॉडलिंग बोला जाता है बंदूरा के अकॉर्डिंग। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? जब हम एडजस्ट करते हैं किसी इन्वायरमेंट में। सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जब हम सोशल कोग्निटिव थ्योरी बात करती है सेल्फ ऑब्जर्वेशन की, जिसमें एक पर्सन है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखता है। एफिकेसी जो एक्सपेक्टेशन है, ये इंडिविजुअल बिलीफ के ऊपर बेस्ड होती है, जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बिहेवियर को एग्जीक्यूट करता है, जो भी परफॉर्मेंस नेसेसरी हो उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच सब कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस अंडर द स्टर्नबर्ग ट्राइआर्किक थ्योरी। स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी की बात करें तो कौन सा सब कंपोनेंट है जो हमारा कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस में नहीं इंक्लूड किया गया? पहला है मेटा कंपोनेंट, ये करेक्ट सब कंपोनेंट है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस का। इसका मतलब क्या होता है? मेटा कंपोनेंट का हायर ऑर्डर एग्जीक्यूटिव प्रोसेस, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, अपने डिसीजंस बनाते हैं, तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है। एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट, ये कंपोनेंट नहीं होता कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस का। ये किसका कंपोनेंट होता है? ये एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस का हमारा पार्ट होता है। एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस का पार्ट होता है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट, ये करेक्ट सब कंपोनेंट है। इसमें क्या करते हैं हम? जो भी हमने टास्क प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, ये करेक्ट सब कंपोनेंट है। इसमें हम प्रोसेसेस को हम यूज़ करते हैं नई इन्फॉर्मेशन को सीखने के लिए। तो यहाँ पे सही क्या आएगा हमारा? जो नहीं है वो है एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट, मतलब कि सेकंड आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए लर्निंग डिसेबिलिटी डेट अफेक्ट्स एक्विजिशन ऑफ अर्थमेटिक स्किल। अर्थमेटिक स्किल्स डिसकैलकुलिया होगा, क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशंस नहीं आती। डिसग्राफिया में हमें राइटिंग एबिलिटीज़ में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें मतलब लिखने में प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया में हमें लर्निंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें हम रीड नहीं कर पाते। डिसमैग्नीशिया में क्या होता है? हम टर्म्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, ठीक है। तो डिसकैलकुलिया विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 5 स्टेजेस ऑफ रूट साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इनमें से करेक्ट हमें चूज करना है सीक्वेंस क्या होता है। तो पहला मैं इसको जनरली बात करती हूँ, तो पहला सीक्वेंस क्या होता है हमारा? ओरल स्टेज आती है। पहली आती है ओरल स्टेज, जो बर्थ से 18 महीने तक होती है। इसमें माउथ के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसमें सकिंग और बाइटिंग आती है। फिर सेकेंड स्टेज होती है एनल स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या होती है? एनल स्टेज, जो 18 to 3 ईयर्स तक होती है, जो बॉवल और ब्लैडर कंट्रोल के ऊपर फोकस करती है, जिसमें हम टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। फेलिक स्टेज आती है। फिर फेलिक स्टेज आती है जो 3 से 6 साल की एज में आती है, जो जेनाइटल्स के ऊपर और सेम सेक्स पेरेंट के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर फोकस करती है, जैसे ओइडोपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। मैंने याद किया था कि बॉयज़ को आप याद रखो, बॉयज़ में भी ओ आता है, ओइडोपस में भी ओ आता है। मतलब बॉयज़ जो है वो मदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो गर्ल्स हैं वो फादर की तरफ अट्रैक्ट होंगी फेलिक स्टेज में। फिर लेटेंसी स्टेज आती है, जो 6 ईयर्स से प्यूबर्टी तक चलती है, एडोलसेंट पीरियड तक चलती है। फिर आती है जेनाइटल स्टेज, जिसमें हमारी क्या आती है? प्यूबर्टी के बाद की स्टेज आती है एडल्टहुड तक, है ना, जिसमें सेक्सुअल इंटरेस्ट मैच्योर होते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं बच्चे। तो पहली क्या आएगी? ओरल, फिर उसके बाद एनल। ये तो गलत हो गया, इसमें लेटेंसी ये भी गलत हो गया। ओरल, एनल, फिर उसके बाद फेलिक फेज, फिर लेटेंसी, फिर जेनाइटल। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।
यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग विच टेम्पोरल सीक्वेंस प्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल एंड कंडीशनड स्टिमुलाई विल मोस्ट अफेक्ट लर्निंग। अकॉर्डिंग टू पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग कौन सा टेम्पोरल सीक्वेंस है प्रेजेंटेशन का, किसमें नेचुरल कंडीशन स्टिमुलाई को हम प्रेजेंट कर रहे हैं और वो अफेक्ट होगा, साइमल्टेनियस, डिले, ट्रेस या बैकवर्ड। कौन सा अफेक्ट होगा, यहाँ पे डिले अफेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो टेम्पोरल सीक्वेंस है प्रेजेंटिंग द कंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस, वो किसको अफेक्ट करता है, लर्निंग को अफेक्ट करता है ना। तो साइमल्टेनियस का मतलब क्या है कि हम कंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस को एग्जैक्टली सेम टाइम पे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, वीक कंडीशनिंग करेगा, क्योंकि जो कंडीशनल स्टिमुलस है वो इफेक्टिवली हमारे अनकंडीशनल स्टिमुलस के लर्निंग को प्रिडिक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वीक कर देगा लर्निंग को। डिले का मतलब क्या है कि कंडीशनल स्टिमुलस को हम पहले इसको तो पहले हम प्रेजेंट करेंगे और फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये इफेक्टिव मेथड होता है सीखने का, ठीक है। इसमें हमारे जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट जो लर्निंग होगी वो स्ट्रॉन्ग लर्निंग होगी। ट्रेस में क्या होता है, जो कंडीशनल स्टिमुलस है उसको हटा दिया जाता है। जब हम अनकंडीशनल स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं तो उससे पहले हम कंडीशनल स्टिमुलस को हटा देते हैं, बट ये मेमोरी में रहता है इंडिविजुअल के, तो ये हमारा लेस इफेक्टिव होता है, पर इफेक्टिव होता है, पर डिले से कम इफेक्टिव होता है। बैकवर्ड में क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस को हम पहले प्रेजेंट करते हैं और फिर कंडीशनल स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं, ये लीस्ट इफेक्टिव होता है। सो सबसे सही क्या है, डिले है। नेक्स्ट है, in which stage of Piaget cognitive development theory does the ability of abstract thinking and generalization developed? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी और जनरलाइजेशन की जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट ऑपरेशनल में या फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। सेंसरी मोटर में तो क्या करता है बच्चा, सेंसरी मतलब रिफ्लेक्सेस के थ्रू सीखता है। प्री ऑपरेशनल में बच्चा सिंबॉलिक थॉट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इकोसेंट्रिक थिंकिंग होती है बच्चे की, ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चा लॉजिकली सीखता है, कंक्रीट इवेंट के बारे में सीखता है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कंजर्व्ड होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे लिमिटेड होती है कंकरेंट में। फॉर्मल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, हाइपर डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल अरेंजमेंट शुडंट बी मेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट। कौन सी एजुकेशनल अरेंजमेंट है इनमें से जो हमें टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनानी चाहिए। अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वर्क, ये बनानी चाहिए अगर टैलेंटेड बच्चे हैं। एक्सेलरेशन, इसका मतलब है स्टूडेंट्स को हम जब क्यूरिकुलम या सब्जेक्ट को हम फास्टर रेट पे सिखा रहे हैं, है ना, मतलब स्कीपिंग ए ग्रेड और टेकिंग एडवांस्ड क्लासेस, जैसे हम एडवांस क्लासेस बच्चे को दिला रहे हैं तो वो एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। रेमेडियल टीचिंग हम उन बच्चों के लिए करते हैं जो सीख नहीं पाते, जिनको सीखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है। इनरिचमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है, हम सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्यूरिकुलम के अगेंस्ट जाके और हायर लेवल की स्टडी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर टैलेंटेड स्टूडेंट है तो उसको हम रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो इंक्लूसिव एजुकेशन का नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, प्रिंसिपल ऑफ राइट टू एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में सेग्रीगेशन का प्रिंसिपल नहीं होता, हम सेपरेट नहीं कर सकते बच्चों को। कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं और राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करके हम इंक्लूसिव एजुकेशन लेके आते हैं। तो फर्स्ट विल बी द इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वे डज नॉट सपोर्ट द टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इनमें से कौन सा तरीका है जो टीचिंग को अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस सपोर्ट नहीं करता। लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, क्यूरिकुलम अडेप्टेशन, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी। तो इसने बोला इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कौन सा इनमें से सपोर्ट नहीं करता, तो लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट नहीं सपोर्ट करता। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सपोर्ट करती हैं, क्यूरिकुलम को अडेप्ट करना भी। नॉलेज ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी, अगर हमें पता है स्टूडेंट की एबिलिटी क्या है तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। पर अगर लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है तो अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप हमारे पास है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इंडिविजुअली बच्चों पे फोकस कर पाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 27। क्वेश्चन 27, विच इज नॉट ए रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इनमें से कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल नहीं है अगर हम स्पेशल नीड्स के बारे में सोच रहे हैं बच्चों की। फर्स्ट क्या ऑप्शन बोलता है, एडमिशन टू स्कूल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये तो सही है ना, ये तो सही है। प्रोवाइड एसेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, ये भी सही है ना। आइडेंटिफाई देयर स्पेशल नीड्स एंड एक्सक्लूड देम फ्रॉम देयर मेन स्ट्रीमिंग, ये गलत है क्योंकि हमें एक्सक्लूड नहीं करना है ना। प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट, ये भी है सही, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन करनी है ना कि एक्सक्लूड करना, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें इनमें से कौन सा सही नहीं है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ये सही है। लेटर डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन अर्ली डेवलपमेंट, ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि जो अर्ली डेवलपमेंट होती है वो फाउंडेशनल ईयर में होती है और वो क्रिटिकल होती है, उसके बाद तो बेसिस बन जाता है और ईजी होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू फुट, दिस इज द करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम सिफेलोकोडल डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसको हम सिफेलोकोडल प्रिंसिपल बोलते हैं डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीमिटीज, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट, नोट करेक्ट कौन सा होगा हमारा, नोट करेक्ट होगा कि लेटर डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल, जबकि क्या होता है, अर्ली डेवलपमेंट ज़्यादा क्रिटिकल होती है। नेक्स्ट है द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोफाउंडेड बाय हुम, किसने प्रोफाउंड किया था 3 डायमेंशनल मॉडल, किसने डिस्कवर किया था या किसने दिया था इंक्लूसिव एजुकेशन का जो 3 डायमेंशनल मॉडल है, किसने दिया था, ग्रिफिथ, कूपर और रिंगलाबेन ने। यस, इन्होंने ही दिया था, ठीक है, इन्होंने ही क्या दिया था, हमारा 3 डायमेंशन मॉडल दिया था, ठीक है, जो कंसीडर करते हैं 3 डायमेंशंस को, प्लेसमेंट, क्यूरिकुलम और सोशल पार्टिसिपेशन को। ये किस 3 प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं, ये बात करते हैं प्लेसमेंट पे, स्टूडेंट की प्लेसमेंट पे, क्यूरिकुलम पे बात करते हैं और सोशल पार्टिसिपेशन के ऊपर बात करते हैं, सोशल पार्टिसिपेशन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये किसने दिया, ग्रिफ्थ, कूपर और रिंगलाबेन ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, सोशलाइजेशन मीन्स अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप्स, दिस डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन इज गिवन बाय हुम। ये जो हमारी है, ये किसने दी है डेफिनेशन, जॉन डेवे ने, गैरेट ने, सोरेनसन ने या हरलॉक ने, किसने दी है, गैरेट ने दी है। दिस स्पेसिफिक डेफिनेशन फोकस करती है कि जो मैच्योरिटी है सोशल रिलेशनशिप में वही बेस रखती है किसका, सोशलाइजेशन का, और इसकी बात कौन करते हैं, गैरेट करते हैं, ठीक है।